नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे में बात होगी चुनाव से पहले चुनावी मुद्दों की। जनता क्या कुछ सोचती, क्या इशारा कर रही है, राजनीतिक दल क्या कुछ कर रहे हैं रणनीति के लिहाज से, उम्मीदवारों के नजरिए से, और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में कौन से दल राष्ट्रीय या क्षेत्रीय कहां पर खड़े हैं, किसके सहारे हैं और किसके साथ, तो ये सब कुछ आपको समझाएंगे अगले 1 घंटे में। देश के लिए कमल खिलना चाहिए, नहीं खिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद 100 रुपए से कम रेट नहीं मिलेगा। और आज राजनामा में हम बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा में कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं और 11 अप्रैल को होने वाले पहले दौर के तहत ओडिशा की 4 सीटों पर मतदान होना है। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें कालाहांडी, नबरंगपुर, बेरहमपुर और कोरापुट शामिल हैं। इसके अलावा ओडिशा में विधानसभा की 147 सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, जो 4 चरण में होना है। इनमें 28 विधानसभा सीटों पर लोकसभा के साथ पहले चरण में 11 अप्रैल को ही मतदान होना है। और चर्चा शुरू करने से पहले प्रदेश की जमीनी राजनीति को समझने के लिए जरूरी है कि ओडिशा का जो चुनावी सफर रहा है उस पर एक नजर डालें। चलते हैं टीना के पास। शुक्रिया कविंद्र। तो डेटा सेंटर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जैसा कि कविंद्र ने बताया, हम ओडिशा की बात कर रहे हैं, जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं पिछले 2 लोकसभा चुनावों की। पिछले लोकसभा चुनाव में ओडिशा के नतीजे पूरी तरह से एक तरफा रहे थे। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी को यहां 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था 2014 में। प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने यहां पिछले चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और 21 में से 20 लोकसभा सीटें अपने खाते में की थी। बात 2009 की करें, आंकड़ों को देखें तो ओडिशा में तब बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 2009 में 6 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजू जनता दल ने 2009 के आम चुनाव में प्रदेश की 14 सीटों पर कब्जा जमाया था। यानी 2009 से लेकर 2014 के बीच बीजेडी ने अपनी लोकप्रियता में खासा इजाफा किया, जिसकी वजह से उसकी सीटें 14 से बढ़कर 20 हो गई 2014 में। जबकि कांग्रेस का हाथ पिछले लोकसभा चुनाव में ओडिशा में सीटों के लिहाज से पूरी तरह खाली रहा। अब अगर वोट शेयर की बात करें तो ये तस्वीर सीटों की तुलना में काफी अलग दिखाई देती है। जब ओडिशा में 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो यहां बीजेपी को करीब 17% वोट मिले थे और कांग्रेस भी 32% से ज्यादा वोट जुटाने में कामयाब रही थी। बीजेडी ने तब करीब 38% वोट बटोरे थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव आते आते पार्टियों के वोट बैंक में काफी बदलाव हुआ। पिछले आम चुनाव में यहां बीजेपी ने अपना आधार काफी मजबूत किया और तकरीबन 22% वोट अपने खाते में किए, जबकि बाकी के अन्य राज्यों की तरह यहां भी कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखा। कांग्रेस को ओडिशा में 6% से ज्यादा वोटों का नुकसान हुआ और पार्टी को करीब 27% वोट मिले। बीजेडी ने अपने 2009 के मुकाबले 2014 में वोट बैंक में इजाफा किया और 44% से ज्यादा वोट हासिल किए। कविंद्र। शुक्रिया टीना, लौटूंगा आपके पास। तो तस्वीर आपने देखी ओवरऑल कि ओडिशा में क्या 2014 में रहा है और वोटिंग परसेंटेज और सीटों के नजरिए से बीजेडी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है, लगातार मैं कहूँ करीब 1.5 दशक से ज़्यादा के वक्त के बाद भी। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हितेश शंकर हैं, एडिटर 5 जन से, स्वागत है आपका। संदीप महापात्र हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश उपासने हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तीनों का स्वागत है। और साथ ही साथ अनु दीवान हमारे साथ होंगी ओडिशा से। लेकिन एक रिएक्शन चाहूँगा जगदीश साहब, शुरुआत आपसे। ओवरऑल ओडिशा को अगर मैं देखूँ इस बार, एक जिस तरीके से यहाँ पर बार बार बीजेडी वापसी करती है, स्ट्रांग होल्ड है सीटों के नज़रिए से, इस बार इशू के लिहाज से, बड़े मुद्दों के नज़रिए से किस तरीके का मुकाबला ओडिशा में? देखिए, डेवलपमेंट ही इशू है सबसे बड़ा, और प्रधानमंत्री मोदी की जो सभाएं हुई हैं अभी उड़ीसा में, उसमें भी उन्होंने डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया कि उड़ीसा आज भी गरीब क्यों है। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा मुद्दा है, और ये जो आंकड़े हैं वो पिछले चुनाव के आंकड़े हैं
अभी हाल में जो पंचायतों के इलेक्शंस हुए, जिला परिषदों में भाजपा की जो मेंबर सदस्यों की संख्या है वो 300 के भी पार चली गई। बीजेडी 400 सीटों पर आ गई। 32% भाजपा का 32.5% के आसपास वोट पंचायत इलेक्शन में आया है। तो ये दिखा रहा है कि भाजपा की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ है उड़ीसा में। और प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है वो पूरे उस उड़ीसा में जो गरीब क्षेत्र कहलाता है, अभी प्रधानमंत्री की जो सभाएं हुई हैं वो कोरापुट, बलांगीर और कंधमाल जो एरिया गिना जाता है उनमें हुई है, जो पहले दूसरे चरण के चुनाव है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की छवि उड़ीसा में सबसे बड़ा मुद्दा होगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के नारे पर वो लड़ रहे हैं और अपनी सभाओं में उस पर बल दे रहे हैं। संदीप साहब, आपके नज़रिए से, क्योंकि विधानसभा का चुनाव साथ होना है और जब भी विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ होता है तो कई बार ऐसा है कि स्थानीय मुद्दे, स्थानीय सरकार, उसकी योजना या उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। क्या केंद्र की नीतियां, उसकी स्कीम्स, 5 साल का कामकाज या फिर इस बार राज्य सरकार का कामकाज, कौन ज़्यादा भारी पड़ेगा इसके चुनाव, मतलब जहां पर वोटर के जहन की अगर बात करें तो? जहाँ तक वोटर की जहन की बात है, उड़ीसा में इस बार एक परिवर्तन नज़र आ रही है। मैं कुछ दिन पहले उड़ीसा होके आया हूँ और ख़ास करके एक मुद्दा जो कि नेशनल मीडिया में उस तरह से प्रतिफलित नहीं हो पाया, महिलाओं की सुरक्षा, ये एक बहुत बड़ी मुद्दे के तौर पे उड़ीसा में उभर के आई है पिछले 3-4 सालों में। एनसीआरबी की डेटा अगर देखेंगे, पिछले 5 साल से उड़ीसा नंबर 3 है जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसके चलते। और कई सारे दुष्कर्म हुए हैं, गैंग रेप हुए हैं और पीड़िताओं को वहाँ पे न्याय नहीं मिला है। और इस बार ये हुआ कि कुछ एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति या व्यक्तित्व जो कि मंत्री रह चुके हैं नवीन पटनायक जी के सरकार में और जिनके ऊपर इस तरह का आरोप आया और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उस तरह के व्यक्तियों को उनको फिर से रिपीट किया गया है। तो महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ी मुद्दा जो कि वहाँ पे आमतौर पे लोगों की मनों में बात चल रही है। पहली बात ये। दूसरी बात, पिछले 19 वर्षों में नवीन पटनायक जी के सरकार के चलते वहाँ पे एक पीसी कल्चर डेवलप हुआ है, परसेंटेज कल्चर, कि आप सरकारी किसी महकमे में जाइए, आप कुछ परसेंटेज दीजिए तभी जाके आपका काम होगा। उससे भी काफ़ी लोग ग्रसित हैं और पीड़ित हैं। तीसरी एक बहुत बड़ी जो समस्या आई है, जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि भी अपने आप को बहुत इश्यूज़ पे हेल्पलेस मानते हैं। कहते हैं कि भाई कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स की कोठरी है जो कि उनकी सुनवाई नहीं कर पा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और ब्यूरोक्रेट्स ही सारे राज्य को चला रहे हैं। तो जनप्रतिनिधियों का भी कहीं ना कहीं जो अधिकार रहता है या फिर जो पावर रहता है उस पर भी हनन हुआ है, उसका प्रतिफलन लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं। उसके अलावा जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया है, उज्ज्वला योजना जैसे लगभग 42 लाख 42 लाख घरों में उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर्स वहाँ पे दिए गए हैं। जो एनएच की दोहरीकरण है, पिछले 5 साल में जितना हुआ है पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ था। उसके अलावा बहुत सारे नए स्कीम्स, नए प्रोजेक्ट्स, पारादीप रिफाइनरी को एनलार्ज किया गया, उसका स्कोप बढ़ाया गया। बरगढ़ करके एक जगह वहाँ पे एक इथेनॉल का एक प्लांट वहाँ पे लगाया गया। और साथ ही साथ की जो उड़ीसा का इतिहास है उसको नेशनल स्टेज पे किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, मोदी सरकार के द्वारा हुआ। जो पिछले वर्ष 2017 में 200 वर्षगांठ पूरा हुआ पाइक का विद्रोह एक है वहाँ पे, पाइक रिबेलियन, जो कि 1857 से 40 साल पहले वहाँ पे हुआ था, लेकिन हमको कभी पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इस तरह के जो छोटे छोटे हो सकते हैं परंतु उसको जिस तरह से स्थान मिला, एक राष्ट्रीय धरातल पे मिला, तो ये काफ़ी सारे बातें हैं जो कि उड़ीसा के लोगों के मन में घर कर गई है। और एक मैंने ये देखा है कि उड़ीसा के लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से केंद्र में काम किया है उस तरह से अगर बीजेपी की सरकार वहाँ पे आई तो एक डबल इंजन, और ये शब्द का प्रयोग बहुत हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार हो, और ये कहीं ना कहीं लोगों को आकृष्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि इसका हम लोग परिणाम देखेंगे जब चुनाव के नतीजे आएंगे। हितेश, क्या ख़ास इस बार दिख सकता है उड़ीसा में, क्योंकि अगर मुद्दों के नज़रिए से देखें और जो अलग अलग एरिया हैं ओवरऑल उसकी तस्वीर को उभारने की कोशिश की जाए तो मतदाता क्या कुछ सोचता है और कहाँ पर खड़ा दिखता है? देखिए, मतदाता क्या सोचता है, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी एक सैचुरेशन को प्राप्त कर चुकी है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, ये ऐसे सूबे हैं जहाँ पर अधिकतम सीटें ले चुकी है। तो मतदाता के अलावा बीजेपी के लिए भी उड़ीसा, बंगाल, ये जो क्षेत्र हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां से अधिकतम संभावनाशील क्षेत्र भाजपा के हो सकते हैं। और ऐसे में हैरानी नहीं कि ख़ास तौर से जो आप कह रहे हैं कि अभी जो बात में लग रहा था संदीप की बात में,
मैं इसे ऐसे देखता हूं कि भाजपा ने उड़ीसा को एक तरह का प्रतिनिधित्व दिया है, जो इस परिणाम में सबसे ज़्यादा दिखने वाली बात है। वहाँ के लोग एसोसिएट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उज्ज्वला योजना में धर्मेंद्र प्रधान जो वहाँ से हैं, वहीं का एक व्यक्ति फेस खड़ा हुआ दिखाई देता है कि जो फ्लैगशिप आपकी स्कीम थी उसे एक उड़िया आदमी लेकर चल रहा है। बीजू पटनायक के बाद कोई ऐसा कद्दावर केंद्र में नेता नाम नहीं था। पुरी से संबित पात्रा लड़ रहे हैं। तो जो आइडेंटिटी की बात है, जो स्टेट को जोड़ती है कि राज्य को प्रतिनिधित्व कहीं मिलता हुआ दिखता है, ये दोनों फेसेस में कहूं कि इस टक्कर के चेहरे देने में और कोई राजनीति नाकामयाब रही है। एक सुस्त और ठंडा सा नेतृत्व वहां दिखाई देता था। मैं भुवनेश्वर गया और मेरे लिए ये चौंकने की बात थी कि एक ऐसा शहर जो 3 बजे के बाद आमतौर पर सो जाता है, जहां दुकानदार को भी ये चिंता नहीं रहती कि दुकान पर कोई है या नहीं। जगदीश जी मेरे साथ हैं, जगदीश जी के साथ भुवनेश्वर का एक मामला है। हम लोग दोपहर में निकले तो पता चला एक पान वाले की दुकान पर वो 2 घंटे के लिए सोने जाता है, दुकान खुली हुई है। ऐसा उड़ीसा है। उस उड़ीसा में जो विकास और बाकी चीज़ों से बेपरवाह था, वहाँ भुवनेश्वर में निकलते ही एक दीवार पर लिखा हुआ था, विकास नहीं तो वोट नहीं। एक तरफ बहुमंजिली इमारतें थी, दूसरी तरफ नाले के पास में झुग्गियां बनी हुई थी, वहां लिखा हुआ था। और तीसरा, रिप्रेजेंटेशन में जो सेल्फ प्राइड की बात होती है, पाइका विद्रोह की बात कोई नहीं करता था। मन की बात में मोदी जी ने ये जब किया तो उसका एक बड़ा रिपल्स पूरा इफेक्ट की तरह से कह सकते हैं कि उसे उड़ीसा ने अलग तरीके से देखा है। और जो पंचायत चुनावों की बात है, पंचायत चुनाव एक बहुत बड़ा रीसेंट इंडिकेटर हमें मानना चाहिए। हाल फिलहाल में सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ी अगर चीज़ को परखने के लिए कोई नमूना कहें तो पंचायत चुनाव ने दिया। वो 300 तो नहीं पार हुई थी, 299 सीटें थी, मगर ये आप इसे करीब करीब 10 गुना का उछाल समझिए, क्योंकि उससे पहले भाजपा की 36 सीटें थी, तो करीब करीब 10 गुना की उछाल लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। भाजपा उड़ीसा को प्रतिनिधित्व देती हुई दिखाई दे रही है, उड़ीसा का व्यक्ति डिलीवर करता हुआ देश में दिखाई दे रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर हैं, ये कुल मिलकर एक बड़े परिवर्तन की तस्वीर बना रहे, ऐसा मुझे लगता है। और इसके साथ ही ये भी फैक्टर है कि पहले भी भाजपा जब उसके बीजेपी के साथ रहती थी, या 2000 से 9 साल तक आगे बीजेपी और भाजपा साथ साथ रहे, ऐसे में भी भाजपा के लिए तो वहां पर एक उर्वर जमीन थी, भावना थी। मगर अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो वो किसी एक खाते में जाएगा। इसलिए अनडाउटेडली इसका फायदा मिलता हुआ भाजपा को आज दिखाई दे रहा है। जगदीश जी, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेडी और बीजेपी का एक साथ रहा है समर्थन के तौर पर सरकार में, ऐसे में और जब मुकाबले में वही दोनों दल ज़्यादा देखते हैं, अगर मैं आंकड़े देख रहा था, जो वोट शेयर या फिर जिस तरीके की सीटें हैं कांग्रेस की जगह बीजेपी ने वहाँ पर करीब करीब ले ली है, जब साथी ही राजनीतिक तौर पर आपके सामने खड़ा हो तो आसानी क्या रहती है और मुश्किल क्या है उड़ीसा में? देखिए, आसानी तो ये होती है कि आप उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस भी जानते हैं। जो हम एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, वो अपने प्रतिद्वंद्वी का आप जान सकते हैं अच्छे से, क्योंकि उस व्यक्ति को जानते हैं। नवीन बाबू के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी मूडी स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुत सारे फैसले वो इम्पल्स पर करते हैं, अचानक करते हैं। तो ये अनुभव भाजपा के लोगों को खासा है। साथ में ये भी एक है कि उनका जो प्रशासन है वो बहुत धीमी गति से काम करता है। केंद्र में भी वो जब मंत्री हुआ करते थे तो उनके मंत्रालय के काम की रफ्तार बहुत धीमी मानी जाती थी। तो ये कुछ उनकी कमज़ोरियां मालूम है, लेकिन उनकी एक स्ट्रेंथ भी है। बीजू पटनायक, उनके पिता के नाम पर वो 19 साल से उड़ीसा में राज चला रहे हैं। उड़ीसा में एक छत्र साम्राज्य उन्होंने बना के रखा हुआ है। लेकिन उड़ीसा का जो गर्व है, उड़ीसा का जो प्राइड है, उड़ीसा का जो अभिमान है, 19 बरस में पूरी एक पीढ़ी बदल जाती है। आज बहुत बड़ी संख्या में युवा उड़ीसा का खड़ा है और बेरोजगारी है, और उसकी एस्पिरेशनल इंडिया जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, उसको अगर देखना है तो उड़ीसा में जाकर देखना चाहिए। उड़ीसा का जो युवा है वो हमको राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में और प्रतियोगिता में बैठता दिखाई देता है, compete करता दिखाई देता है, सफल होता दिखता है। गरीबी से उठकर आया हुआ युवा यहाँ दिल्ली में रहकर पढ़ता है। तो इतना आकांक्षा रखने वाला युवा उड़ीसा का है, और वो दिल्ली को भी देख रहा है और अपने गांव को भी देख रहा है। उसको जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसको वो समझ में आता है। उसको ये भी मालूम है कि ठीक है, नवीन बाबू की एक अपील है, उनके साथ एक भावनात्मक अटैचमेंट उड़ीसा के लोगों का ज़रूर है, लेकिन उस भावनात्मक अटैचमेंट का कोई फ़ायदा ज़मीनी स्तर पर अगर लोगों को नहीं मिलता तो फिर लोग सोचते हैं कि भाई इस नेता को
ठीक है, उसका सम्मान करेंगे, लेकिन शासन चलाने के लिए किसी और को लाएंगे। और भाजपा इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको दिख रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषणों में डबल इंजन का प्रयोग किया और मैं समझता हूं कि उड़ीसा विधानसभा में तो बड़ा बदलाव इस बार हो सकता है। लोकसभा में भी जैसा प्रधानमंत्री अपेक्षा जता रहे हैं और भाजपा के नेता जता रहे हैं, माना जाता है कि करीब आधी सीटें भाजपा के खाते में जा सकती है। तो नवीन बाबू के साथ रहने का फ़ायदा तो इतना तो है ही है। और उड़ीसा में भाजपा और सहयोगी संगठनों का काम वर्षों से है और उसको पश्चिम उड़ीसा में पहले ज़मीन मिली। उसके बाद अब हम देखते हैं कि उड़ीसा के दूसरे भागों में भी भाजपा और सहयोगी संगठनों ने अपना काम काफ़ी बढ़ाया है और उनको अच्छा रिस्पॉन्स है। अनु दीवान हमारे साथ हैं, इस वक्त जो उड़ीसा दौरे पर हैं चुनाव कवर करने के लिए। अनु, ज़मीन पर किस तरीके के मुद्दे इस बार नज़र आ रहे हैं? क्योंकि हम जब स्टूडियो में बात करते हैं तो बहुत अहम है कि बीजेडी जिस तरीके से वहाँ पर 19 साल से लगातार सत्ता में काबिज है, भले ही वोट शेयर सीटें कम ज़्यादा होती रही हों, लेकिन जो करिश्मा जो बरकरार नज़र आता रहा इससे पहले के चुनावों तक, किस तरीके से बदलती तस्वीर नज़र आ रही है और क्या बड़े मुद्दे हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल इस बार के चुनाव में होने जा रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर? बिल्कुल कविंद्र, जिस तरह से हम ग्राउंड में यहाँ पे हैं और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत की है, उनसे मुद्दे जानने की कोशिश की है, तो हम ये जरूर देख रहे हैं कि लोगों का मूड बदल रहा है। वो भी इसलिए कि यहाँ पे जो सबसे बड़े मुद्दे लोगों को सामने नजर आ रहे हैं वो है रोजगार के। वो कह रहे हैं कि उड़ीसा में नौकरियां नहीं है, जिसको छोड़ के उनको यहाँ से जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में। माइग्रेशन सबसे बड़ी समस्या रही है उड़ीसा के लोगों के लिए। लेकिन अब जो युवा है, जो कॉलेज से पढ़ रहा है, उसके लिए एक आशा है कि जब वो कॉलेज के गेट के बाहर कदम रखे तो उसके लिए नौकरी की लाइन हो। लेकिन उड़ीसा में उसको ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए जो यहाँ का युवा है अब वो ज्यादा अवेयर हो गया है। और ये हम कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने बाकी राज्यों में नौकरियों के लिए तमाम उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम्स हर घर से गांव तक पहुंचाई है, तो लोगों में एक मैसेज पहुंच रहा है कि उनके पास एक विकल्प है। हालांकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये कितना कारगर साबित होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा के लोगों का मूड बदल रहा है और लोग अब विकास का रास्ता जो है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने तमाम मुद्दे अपने यहाँ पे रखे हैं। रोजगार हो गया, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हो गया। वो चाहते हैं कि यहाँ पे बड़े कॉलेजेस खुले, बड़ी यूनिवर्सिटीज आए, इंडस्ट्रीज लगे, जिससे कि उनकी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। तो ये सब मुद्दे हैं जो आज वो अपने नेता के सामने रख रहे हैं कि पिछले 19 सालों में उन्होंने उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज खोली हैं। अनु, इसके अलावा महिला सुरक्षा एक बड़ा मसला उड़ीसा में नज़र आता है। अगर हम वहाँ के पिछले 5 साल में खबरों को देखें जो कि सुर्खियाँ बनती रही हैं, और क्या यही वजह है कि नवीन पटनायक ने जो टिकट दिए वो उसमें 33% के करीब महिलाओं को एक तरीके से कहा कि हम रिजर्व कर रहे हैं और महिला कैंडिडेट उतारे हैं, और ये फैक्टर कितना क्रूशियल, यानी महिला वोटर और महिला उम्मीदवार? बिल्कुल कविंद्र, ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है इस टाइम पे उड़ीसा के लोगों के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की। महिलाएं यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आज भी जब हम उनके घर जाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो महिलाएं जो है घर के अंदर छिप जाती हैं। यही समस्या यहाँ पे देखें कि महिलाएं जो है उनको यहाँ पे आज तक सशक्तिकरण नहीं हुआ है। शायद नवीन पटनायक ने इस तरह से 33% आरक्षण देकर महिलाओं को टिकट देकर एक मौका लिया था, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि पिछले 19 साल में आखिर महिलाओं के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ कि आज भी 21वीं सदी में महिलाएं अपने घर में छिपके बैठती हैं। लोग नौकरियां नहीं है उनके पास, वो बाहर नहीं आती हैं। यहाँ तक कि अगर मैं भी उनसे बात करने जाती हूँ, एक महिला हूँ, एक महिला के तौर पे बात करने जाती हूँ कि आपको क्या चाहिए, क्या आप सरकार से उम्मीद करते हैं, तो वो नहीं बात करती है, वो घर के अंदर छिपकी बैठ जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है, इस उड़ीसा की महिलाएं, रहने वाली महिलाएं आज भी अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रही है। तो ये शायद नवीन पटनायक को लगा होगा कि अब क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ये सब मुद्दे जो है सामने आने चाहिए, उनको कुछ ऐलान करना चाहिए कि जिससे उनका जो वोट बैंक है वो वहीं पे रहे। लेकिन ये इसका फायदा जरूर बीजेपी और जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में ये साफ तौर पे लिखा है कि अगर कोई भी महिला के साथ कोई भी अव्यवहार होता है तो उसका बरकरार से कड़ा दंड दिया जाएगा। जी अनु, बहुत बहुत शुक्रिया अनु आपका ओडिशा से हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। और अनु बता रही थी कि जिस तरीके से वहाँ इश्यूज़ की अगर बात करें, रोजगार यानी कि नौकरी, पलायन, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा, ये 4 बहुत ही अहम बिंदु नज़र आ रहे हैं फिलहाल जो मतदाता के जहन में या चर्चाओं में नज़र आते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो ओडिशा के इन मुद्दों को समझेंगे, साथ ही पहले दौर में जिन सीटों पर चुनाव है उसकी तस्वीर देखेंगे और विधानसभा के नज़रिए से
पिछली तस्वीर क्या थी और उसके जरिए समझेंगे इस बार क्या खास होगा विधानसभा की तस्वीर में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनामा। आज बात कर रहे हैं ओडिशा की, जहां पर लोकसभा की सीटों के साथ विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण में 4 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन सभी सीटों पर मुकाबला बीजू जनता दल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आता है। हमारे संवाददाता अनु दीवान ने इन चुनाव क्षेत्रों का दौरा किया और जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर दूर बहरामपुर। यहाँ लटके नीले पाइप राजनीतिक वादों की तरह ही खोखले हैं। इनमें पानी कभी नहीं आया। लोग आज भी पानी के लिए कुओं पर निर्भर हैं। बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में रहने वाली कल्पना के घर का ये कुआं उनकी ही नहीं बल्कि आसपास के रहने वाले कई घरों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत है। बहुत पानी का समस्या है, आज नहीं बहुत सालों से है। पानी का समस्या के लिए हम घर में कुआं खोदे हैं। इसी कुआं से यहाँ से बहुत सारे लोग भी पानी लेते हैं। हम सब पतीली में और बर्तन में इस छोटे छोटे बोतल में पानी भर के रखते हैं। पानी का समस्या बहुत है। ये देखकर आश्चर्य होता है कि इस आधुनिक युग में भी बहरामपुर में लोग कुएं से पानी खींच रहे हैं। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के पानी के बारे में लोगों ने सुना जरूर है। 65 साल की द्रौपदी के घर में आज तक शौचालय नहीं बना। उनका तर्क साफ है, जब घर में पानी ही नहीं है तो शौचालय कैसे बने। पानी को बहुत झंझट होता है इधर में। पानी बिल्कुल नहीं मिलता। पानी गाड़ी आना से हम लोग पानी लेता है। 2 दिन को 3 दिन को आता पानी गाड़ी। इसलिए पानी का झंझट है। हेले मु जानिछि तो घर ठिकाना। बहरामपुर के इस इलाके की पिछले 10 साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं बीजेडी के सिद्धांत मनमोहन महापात्रा, जो उड़िया फिल्मों का जाना पहचाना नाम है। ग्रह देखिबो ए राजा, ये शहर राजा हबो। डरे जे मरे से। विडंबना ये है कि यहाँ के लोगों ने उन्हें पर्दे पर तो देखा है, लेकिन उनका आरोप है कि वो कभी अपने चुनाव क्षेत्र का हाल जानने नहीं आए। पिछले चुनाव में उन्होंने पानी का वादा जरूर किया था। सो यहाँ पानी के पाइप जरूर हैं, लेकिन उनमें पानी कभी नहीं आया। एक बार को मान भी लें कि पानी लाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, फिर भी दोष तो बीजेडी को ही जाएगा, क्योंकि पार्टी के विधायक रमेश चंद्र पटनायक भी अपने वादे को निभा नहीं पाए हैं। पानी जरूरत ही नहीं बल्कि जीवन भी है। तो जरा सोचिए, जब जीवन इसके बिना जीना पड़े तो क्या हालात होंगे। ओडिशा के बहरामपुर की ये समस्या आज की नहीं बल्कि सालों से चली आ रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सरकार अपनी जनता को इस समस्या से कब निजात दिलवा पाएगी। ओडिशा में पानी एक बड़ी समस्या है। बहरामपुर इस समस्या से सालों से जूझ रहा है। राज्य में बीजू जनता दल की सरकार 20 साल से है। इस समस्या को सुलझाने में अगर 20 साल का वक्त लगता है तो सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठना लाजमी है। बहरामपुर से अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। तो पानी का इशू देखा आपने। इसके अलावा अनु दीवान ने कुछ और स्थानीय लोगों से वहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं कि क्या है राय आम वोटर यानी मतदाता की। पहली समस्या तो पानी की है। यहाँ बरहमपुर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी का समस्या हल जब हो जाएगा तो वही सरकार अच्छा सरकार बनेगा बरहमपुर के लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उसमें अच्छा होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होना चाहिए और सबसे मेन चीज़ है हमारा नौकरी में भी थोड़ा बहुत
वैकेंसी निकलना चाहिए। हम लोगों का मुद्दा है यहाँ का जो शिल्प बंद हो रहा है उसे फिर से सरकार चालू करने से यहाँ का लोगों का फायदा होगा। संदीप जी, अभी हमने जो रिपोर्ट देखी और इसके अलावा बहरमपुर के लोगों की राय सुनी, पानी, रोजगार यानी कि बेसिक मुद्दे ही अभी भी चुनाव के बड़े मुद्दे हैं उड़ीसा के अंदर। जी, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है और उड़ीसा के बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे जलस्तर बहुत ज़मीन के नीचे बहुत चला गया है और ख़ास करके गर्मियों के दिन में पानी की हाहाकार जिसको कह सकते हैं बहुत सारे जगह में होती है और पाइप वाटर कनेक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड क्षेत्र में है। अगर उड़ीसा के पूरे अगर देखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटी से जितने भी कवर होंगे उसके बाद 70 से 80% ऐसे गांव होंगे जहां पे पाइप वाटर कनेक्शन नहीं है। पहली बात ये। और रोजगार की अगर हम बात करें तो उड़ीसा एक कृषि भित्तिक एक सामाजिक व्यवस्था है, अर्थनैतिक व्यवस्था है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में उड़ीसा में भी किसानों की बहुत तादाद में आत्महत्या हुई है और उड़ीसा सरकार का ये मानना है असेंबली के फ्लोर में कि 227 पिछले 2-3 वर्षों में किसानों ने आत्महत्या किया है। कारण उसका ये है कि किसानों को जिस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए या फिर जो फसल का बीमाकरण होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है किसानों के लिए कह लीजिए या फिर हेल्थ सेक्टर के लिए कह लीजिए, जैसे आयुष्मान भारत है, वो बाकी सारे राज्यों में उसका हम देख रहे हैं बहुत सारे सक्सेस स्टोरी हमारे सामने आते हैं, लेकिन उड़ीसा सरकार ने अपने आप को उससे अलग करके रखा। ये एक बहुत बड़ी वहाँ पे आप कहें कि दुर्भाग्य का विषय है कि एक ऐसी योजना जो कि लोगों के लिए है उसको केवल और केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए उड़ीसा सरकार ने बाहर रखा है। और जहाँ तक रोजगार की बात है कविंद्र जी, एक बहुत बड़ी समस्या पिछले 20 वर्षों में उड़ीसा में देखी गई है और खास करके पश्चिम उड़ीसा के जो गांव हैं वहाँ से प्रतिवर्ष जब धान की कटाई होता है, वहाँ से धान की कटाई के बाद क्योंकि वहाँ केवल एक ही फसल होते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग बाकी राज्यों में, वो आंध्र प्रदेश हो सकता है, केरला हो सकता है, गुजरात में भी कुछ लोग जाते हैं, वहाँ पर जाके काम करते हैं। उसके लिए एक वहाँ पे लोकल जो लैंग्वेज में कहा जाता है दादन, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उसमें होता क्या है कि जो ठेकेदार होते हैं उनको 1 साल पहले ही बुक करा लेते हैं कि आप यहाँ आके इतने महीने के लिए आप काम करेंगे और आपका पैसा तभी चुकता माना जाएगा जब ये काम खत्म होगा। और इस तरह की साइकिल एक बनता है, वो पैसा चुकता नहीं हो पाता है और इसके कारण हजारों के संख्या में लोग वहाँ से हर वर्ष जाते हैं और ये बहुत ही एक ज्वलंत समस्या है वहाँ पे जिसके प्रति सरकार की कोई ध्यान रहा नहीं है। सरकार ने केवल और केवल 1 रुपए वाली चावल और उस तरह की कुछ व्यवस्थाएं की जिसका कुछ हद तक लोगों को फल मिला, परंतु उसका जो दुष्परिणाम है कि लोग फिर भी लोग जा रहे हैं, राज्य से बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और यहाँ तक की घटनाएं आई हैं कि वहाँ जब बाहर लोग जाते हैं काम नहीं करते, उनका हाथ तक भी काट दिया जाता है। इस तरह की बर्बरता भरी घटनाएं भी सामने आती हैं, परंतु राज्य सरकार ने पिछले 20 वर्षों में या पिछले जितने साल से नवीन पटनायक जी हैं इसका कुछ निदान नहीं खोज पाए हैं। और खास करके जो युवा वर्ग है, उड़ीसा में एक समय में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तादाद लग गई थी और आज के समय में अगर आप जाएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट्स खाली जा रही हैं। वहाँ पे एक समय 50,000 से 60,000 इंजीनियरिंग सीट्स के लिए वहाँ पे वो किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, परंतु रोजगार की वो नहीं होने के कारण इंजीनियरिंग सीट्स खाली जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करते हैं तो 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं 70 साल के बाद भी, 2 या 3 कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अभी आ रहे हैं, कुछ एक केवल कागज और कलम पे है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ नहीं है। तो मेडिकल समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, जैसे मैं जिस इलाके से आता हूँ लोग वहाँ से रायपुर जाते हैं या फिर आंध्र प्रदेश जाते हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की मैनिफेस्टो कल जब आई तो इन्होंने बीजेपी ने जो घोषणा की है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक मेडिकल कॉलेज करेंगे। और उड़ीसा के लिए एक विजन जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे नेतृत्व हमने सेंट्रल लेवल पे देखा, उनका जो विजन एक तरह से है कि भाई उड़ीसा को एक नॉलेज हब किया जाए और साउथ ईस्ट एशिया के लिए उड़ीसा को एक गेटवे बनाया जाए ताकि उड़ीसा का जो संसाधन है, उड़ीसा का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उससे उसको ठीक तरह से यूटिलाइज किया जाए। इस तरह के विजन नवीन पटनायक जी को कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि नवीन पटनायक जी का इस तरह का एक विजन था। केवल और केवल मात्र कुछ डोज देके जो सब्सिडाइज राजनीति करके नवीन पटनायक जी अभी तक उड़ीसा के ऊपर उनका सरकार बनी हुई है पिछले 19 सालों से, परंतु उड़ीसा के सर्वांगीण विकास कि उड़ीसा को किस तरह से एक वर्ल्ड मैप में प्रेजेंट किया जाए, वो विजन कहीं ना कहीं नवीन पटनायक लैक करते थे, जिसको कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो नेतृत्व ने दिया है वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो युवा वर्ग हैं उड़ीसा के, निश्चित रूप से युवा वर्ग को ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हुई नजर आ रही है। हितेश, लेकिन एक और चीज़ जो है जैसे कि संदीप कह रहे हैं कि और कोई भी सरकार जब 19 साल यानी कि 3 टर्म से ज़्यादा वहाँ पर लगातार चल रही है
तो फिर क्या वजह है कि जनता या वोटर खड़ा हो जाता है? सब्सिडी ज़्यादा इजी ऑप्शन दिखता है सरकार के लिए वहाँ पर, और वो वोटर को खींचने का मादा रखती है, या फिर स्थायी विकास? और इस बार लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच नजर आएगी। देखिए, ऐसा है, जब ऐसी सरकारें आती हैं जिसकी एक विरासत के प्रति आग्रह होता है, तो एक बार तो बड़े जोर से आती हैं, मगर उसका एक मदहोशी रहती है लोगों में। और ख़ास तौर से उड़ीसा जैसा जो राज्य है, जहाँ विकास के लिए एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा नहीं रही, कभी बड़ी तेज़ी से मुखर प्रदर्शन हुए हों या ऐसा नहीं। बीजू बाबू जो कर रहे हैं अच्छा है, उड़ीसा उनके साथ एक एसोसिएशन फील करता था। आज 19 साल बाद स्थिति ये है कि आज वो बच्चा जो उस समय पैदा हुआ था, आज वोटर बन के सामने खड़ा हुआ कि हमने तो आपके अलावा कुछ देखा ही नहीं और विकास के नाम पर कुछ होते हुए देखा ही नहीं। ये सवाल सबसे बड़ा हो गया। अभी पानी की समस्या की बुरहानपुर में बात हो रही थी। मैं अलग अलग जगह जो हम जाते हैं, सवाल पूछते हुए पता चला कि पानी की समस्या तो है, बाकी समस्या तो है, क्राइम की समस्या है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं, मगर प्रॉपर्टी के रेट नहीं गिर रहे वहाँ पर। प्रॉपर्टी के रेट क्यों नहीं गिर रहे? इससे ये भी पता चलता है कि कुछ लोग रह रहे हैं, शायद मकान अपने नहीं है। पूरी बड़ी बस्तियों में भी कुछ रसूखदार लोगों का कब्जा है। जो प्रॉपर्टी आती है वो कुछ लोगों के हाथ में आती है। सत्ता आती है, वो एक कोठरी में सिमट के रह जाती है। अभी नवीन पटनायक जी का बीजू जी से जो भी नाता हो, उड़िया और उड़िया भाषी लोगों से कोई नाता नहीं है, वो उड़िया भाषा नहीं बोलते हैं। तो ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट ना होने के कारण ये विसंगतियां हुई हैं कि पानी नहीं है मगर प्रॉपर्टी का कोई दाम नीचे नहीं आ रहे। जो संसाधन है उन पर कुछ लोग काबिज होकर बैठे हुए हैं। जैसे उड़ीसा की बात करें या उससे आगे छत्तीसगढ़ की बात करें, ये ऐसे राज्य हैं जहां जिनका भूगोल और परिस्थिति एक जैसी समस्याओं और एक जैसी चुनौतियों को जन्म देती है। यहाँ पर संसाधन प्रचुर हैं, मगर संसाधनों का, पर्यावरण का प्रबंधन के नाम पर शून्य दिखाई देता बहुत बड़ा। और उन संसाधनों पर काबिज कोई बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, फिर उसके आगे दादन जैसी समस्या दिखाई देती है कि वो बाकियों का दोहन करने के लिए। ऐसे में कुछ और लोग हैं जो फॉल्ट लाइंस पर काम करने वाले, वो सोसाइटी में अलग तरीके से काम करने में आ जाते हैं। एक शांत समाज था जो 19 साल बाद मुझे लग रहा है कि उसका आक्रोश, उसकी सुगबुगाहट आज इस चुनाव में हम सभी लोग जब नतीजे देखेंगे तो वो एक चौंकाने वाला परिणाम उड़ीसा से हो सकता है, क्योंकि तकनीक ने भी ये एस्पिरेशंस को जगाने का, बाकी सब चीज़ों को कंपेयर करने का, तुलना करके देखने का एक माध्यम तो दिया है। और सारी चीज़ें अब लोग जब तुलना करते हैं तो ये डिलीवर करने वाली सरकार क्या होती है, वो उड़ीसा में जमीन से आवाज़ वो आ रही है। वो इम्पोर्टेंट इस बार आप कह रहे हैं। वापस चलते हैं टीना के पास, डाटा सेंटर। टीना, क्योंकि विधानसभा चुनाव और ऐसे में क्या तस्वीर रही है अगर पुराने आंकड़ों को देखें, और किस तरीके से संख्या जो नंबर वन मैं कहूँ वो कम ज़्यादा होता रहा है, और किन पार्टियों के बीच में? जी कविंद्र, उड़ीसा में हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों में पार्टियों के प्रदर्शन को देखें तो 2014 के विधानसभा चुनाव में उड़ीसा की कुल 147 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें मिली थी। वहीं बीजू जनता दल ने, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, उसको 117 सीटों पर पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था, और बाकी की 4 सीटें अन्य के खाते में गई थी। 5 साल पहले 2009 में बीजेपी के पास केवल 6 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस ने 27 सीटों पर दर्ज की थी जीत अपनी। बीजेडी ने 2009 में 103 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, जबकि बाकी की 11 सीटें अन्य के खाते में गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर 2009 और 2014 में तीनों पार्टियों का प्रदर्शन देखें और उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो बीजू जनता दल ने 2009 से लेकर 2014 के बीच में अपनी लोकप्रियता में बढ़त दिखाई, जो पार्टी को 103 सीटों से 117 सीटों तक ले गई। बीजेपी ने भी अपना प्रदर्शन बेहतर किया और 6 से 10 सीटों पर जीत अपनी हासिल की, जबकि कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखा और पार्टी को यहां 2014 में 11 सीटों का नुकसान हुआ। अब अगर पार्टियों के वोट शेयर पर नजर डाला जाए तो यहां 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 15% से ज्यादा वोट बटोरे थे, कांग्रेस को भी 29% वोट मिले थे और बीजेडी को तकरीबन 40% वोट, बाकी का वोट 17% वोट अन्य में बट गया था। 5 साल बाद 2014 में बीजेपी ने यहां अपना वोट परसेंटेज 3% तक बढ़ाया और 18% से ज्यादा वोट हासिल किए, जो कि इनकी सीट्स में भी परिवर्तित हुए। कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में ओडिशा में 3% वोटों का नुकसान हुआ और उसे 26% वोट मिले।
बीजेडी का वोट परसेंटेज 2009 के मुकाबले 2014 के विधानसभा चुनाव में करीब 5% बढ़ा। नवीन पटनायक की पार्टी को तकरीबन 44% वोट मिले, जबकि बाकी का 11% से ज्यादा वोट अन्य दलों में बंट गया। जी कविंद्र। शुक्रिया टीना। बिल्कुल, और वोट शेयर और संख्या के लिहाज से अगर 2009 या 2014 के बीच आते हैं विधानसभा चुनाव में बीजेडी का आंकड़ा बढ़ा है, यानी कि 103 से 107 सीटें 2009 में 2014 में, और बीजेपी के लिहाज से भी 6 से 10 सीटें। सबसे बड़ा जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, यानी कि ओडिशा में 2009 से 14 के सफ़र को देखें, वो कांग्रेस के लिए है। और अब बात चुनावी मुद्दों के बीच पार्टियां असल में किन मुद्दों के सहारे वोटर को रिझा रही हैं इस बार ओडिशा में। ओडिशा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। हालांकि बीजू जनता दल की ओर से उसका चुनावी घोषणा पत्र आना बाकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने जनता से क्या वादे किए हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से ही ओडिशा के लिए एक मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें महिलाओं, किसानों और आदिवासियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि ओडिशा में सत्ता में आने पर 15 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान वाले कानून बनाने की बात कही है। साथ ही प्रतिभाशाली छात्राओं को दुपहिया वाहन देने के लिए योजना शुरू करने का वादा है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो गुंडाराज और खनन माफियाओं से सख्ती से निपटा जाएगा। किसानों के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उन्हें बिना किसी ब्याज दर के लोन मुहैया कराया जाएगा। छोटे और वंचित किसानों के 3,000 रुपये मासिक पेंशन का भी वादा इसमें किया गया है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को योर वॉइस योर चॉइस का नाम दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ओडिशा के किसानों, युवाओं और महिलाओं पर जोर दिया है। आदिवासियों और दलितों को भी केंद्र में रखा गया है। बाकी राज्यों की तरह कांग्रेस ने ओडिशा में किसानों के 2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ करने का वादा है। बेरोजगारों को 3,000 रुपये का मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में तरजीह मिलेगी। पार्टी ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की बात कही है। साथ ही प्रदेश की सत्ता में आने पर उसने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अनुबंध पर काम कर रहे लोगों को नियमित करेंगे। साथ ही भूमिहीनों को ज़मीन देने और बेघरों को मकान देने की बात कही गई है। पार्टी ने विशेष दलित सेल और विशेष अदालतों के गठन का भी ओडिशा में वादा किया है। जगदीश जी, जिस तरीके से विधानसभा की तस्वीर हम देख रहे थे 2009 से लेकर 14 तक के सफ़र को, बीजेडी 103 से 107 में आई, बीजेपी का ग्राफ बढ़ा, वोट शेयर भी बढ़ा यहाँ पर, लेकिन घोषणा पत्रों में देखें तो महिला फोकस सबसे ज़्यादा दिख रहा है, जिसके लोग चर्चा कर रहे थे। और इस बार विधानसभा में क्या कांग्रेस वहाँ पर कहीं मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, या कांग्रेस का जिस तरीके से हमने ग्राफ देखा है उड़ीसा में 2000 के बाद से वो लगातार नीचे की तरफ है सिवाय एक बार? देखिए, ये चीज़ तो देखनी चाहिए कि नवीन बाबू की पार्टी की सीटें कैसे लगातार बढ़ती गई है, उसका एक पैटर्न है। नवीन बाबू ने 2009 के बाद फिर सस्ता अनाज और ये जो डोल हैं, फ्री बीज जिसको हम कहते हैं, वो देने की शुरुआत की। उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया, उनकी सीटें भी बढ़ गई। अगले चुनाव के लिए 2014 के लिए उन्होंने फिर कुछ और स्कीम्स लागू कर दी। इस बार भी उन्होंने कालिया स्कीम लागू की है, जो किसान सम्मान निधि के पैरेलल है, बल्कि उससे ज़्यादा कुछ है कि उसमें खेतिहर मजदूरों को भी उन्होंने जोड़ दिया। हालांकि अभी आचार संहिता के कारण वो स्कीम रुकी हुई है। तो वो हर बार ऐसा ना कोई कदम उठाते हैं, कोई ना कोई मुफ्त की चीज़ लोगों को देते हैं, जिससे कि गरीब वोट उनको मिल जाता है। और ये बात ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी को पकड़ा है और उनकी सभाओं में उनका जोर इस बात पर है कि गरीब को गरीब बनाए रखने में बीजू जनता दल का भी इंटरेस्ट है और कांग्रेस का भी इंटरेस्ट है। उनको कुछ मुफ्त में दे दिया जाए और उनके वोट बटोर लिए जाए, फिर 5 साल के लिए उनको वैसे ही रहने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये तस्वीर अब बदलने की राह पर है। देखिए, पानी की समस्या, महानदी का जो बेल्ट है, उस बेल्ट में भी पानी की समस्या है। उद्योग उड़ीसा में लगने नहीं देते। उड़ीसा में उद्योग का विरोध करने के लिए जो माओवादी और उनके जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उनको एक तरह से परोक्ष समर्थन दिया जाता है। बड़े 2 प्रोजेक्ट अब तक उड़ीसा से वापस जा चुके। महानदी कोल कॉरिडोर बनना है, हज़ारों लोगों को नौकरी मिलनी है, नहीं बनने दे रहे। बीजू जनता दल ही उसको रोक रहा है। तो
कोयला खदानों से कोयला निकालने के ठेके देने का, अनुबंध देने की कई स्कीम्स हैं ऐसी जो कि रोकी गई हैं, और इसी कारण माफिया वहाँ एक्टिव है। और माफिया और परसेंटेज, ये दो चीज़ों के सहारे नवीन पटनायक की सरकार चल रही। कुछ डोल दे दिए, इधर से पैसा वसूलते रहे। इससे अब ये लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए, ये जो युवा खड़ा हो रहा है उड़ीसा में, उसको ये बातें समझ में आती है। अब घोषणा पत्र में महिलाओं की, चूँकि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि उड़ीसा में एक ज़माना ऐसा था कि उड़ीसा की महिलाएं कभी डरती नहीं थी, देर रात तक काम करने वाली महिलाएं वहाँ की रही है। आज अगर वो घर में दुबक जाती हैं, एक महिला से बात करने के लिए भी सामने नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि समाज में कुछ बुनियादी गड़बड़ी आ गई है, और इसलिए ये झांसेबाजी की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही पुराने वादे हैं जो हाल के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किए, जो ज़मीन पर नहीं आए। बेरोजगारी भत्ता न मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, न छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। किसानों का जो कर्ज माफ़ी की योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में, बहुत कम संख्या में हुई है। तो ये वादे, अब लोगों को, पड़ोस का ही राज्य है छत्तीसगढ़, लोगों को पता लग जाता है, तो ये चल नहीं सकता है। इसलिए, और भाजपा के अगर आप संकल्प पत्र में, वचन पत्र में देखें, तो उन्होंने अपने उस वोट बैंक, उस समाज के उस तबके पर ध्यान दिया है जहां उनको समर्थन मिल सकता है, और जो सचमुच अब तक सबसे वंचित। और बीजेडी ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, और उम्मीद यही है कि किसी एक नई स्कीम के साथ, जैसे कि हर बार हम देखते थे, उसका अनाउंसमेंट आचार संहिता के चलते नहीं होता, लेकिन उसे फैलाने की कोशिश होती है। चलो, तो ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद समझेंगे कि जो जिला परिषद के चुनाव हुए थे हाल ही में, 2017 में, वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। क्या स्थानीय स्तर पर हुए चुनाव विधानसभा या लोकसभा के लिहाज से समीकरणों में कुछ जो बदलाव है, वो संकेत कितने अहम हो जाते हैं राष्ट्रीय राजनीति में, फिर विधानसभा के चुनाव में? ब्रेक के उस पार। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनामा। आज हम बात कर रहे हैं ओडिशा की, जहां पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। और विधानसभा चुनाव की तस्वीर पर हमने बातचीत की, लेकिन 2017 में ओडिशा में जिला परिषद यानी कि स्थानीय जो चुनाव हुए थे, वहां पर भी कुछ तस्वीर उभरी थी। चलेंगे टीना के पास। टीना, क्या कुछ इशारा करते हैं जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, और हम उसके बाद समझेंगे कि वो कितना क्रूशियल हो सकते हैं विधानसभा या लोकसभा का संकेत समझने में? जी कविंद्र, देखिए, ओडिशा में 2014 के बाद 2016-17 में पंचायत चुनाव हुए थे, और इस दौरान जो नतीजे सामने आए, उससे प्रदेश की सियासत के समीकरण काफी बदले हुए नजर आए। ओडिशा के कुल 30 जिलों में 850 से ज्यादा जिला पंचायत सीटें हैं, और 2017 में इनमें बीजेपी ने जबरदस्त सफलता हासिल करते हुए 299 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें भी कई ऐसे जिले थे जहां बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती, तो कांग्रेस को महज 63 सीटें ही मिली, जबकि बीजू जनता दल इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी रही 471 सीटों के साथ। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि इन चुनावों से पहले 2012 में हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी के खाते में 50 सीटें भी नहीं आई थी, जो अब बढ़कर 299 हो गई थी, जबकि कांग्रेस ने तब 128 सीटें जीती थी, जो घटकर 63 हो गई थी। इतना ही नहीं, बीजेडी ने 2012 के पंचायत चुनावों में 651 सीटें जीती थी, जो अब घटकर 471 हो गई थी। आंकड़ों से साफ है कि पिछले पंचायत चुनाव में बीजेडी ने अपना पहला स्थान भले ही बनाए रखा, लेकिन उसके जनाधार में काफी गिरावट आई, क्योंकि उसे 2012 के मुकाबले 2017 में 180 सीटें कम मिली। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को करीब 17 सालों बाद किसी चुनाव में ऐसा करारा झटका लगा था। तो अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि तीनों पार्टियां, बीजेडी, कांग्रेस और बीजेपी, कौन सी पार्टी जनाधार हासिल करके सत्ता पर काबिज होती है। कविंद्र, शुक्रिया टीना आपका। संदीप, स्थानीय निकाय के चुनाव, आमतौर पर जब लोकसभा की बात होती है तो हम कहते हैं कि स्थानीय निकाय के मुद्दे अलग हैं, वहाँ पर कैंडिडेट या फिर पार्टियों का रुझान या फिर उनकी वहाँ पर जो ज़रूरत है वो बहुत बदल जाती है। लेकिन क्या ओडिशा में जिस तरीके के संकेत 2017 में स्थानीय निकाय चुनाव ने दिए, उसको जोड़कर एक संकेत के तौर पर देख सकते हैं विधानसभा है लोकसभा के साथ? निश्चित रूप से एक संकेत 2017 की जो स्थानीय निकाय और पंचायत इलेक्शंस हुए थे उससे मिलते हैं। उसका कारण क्या है? आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, चाहे किसी भी पार्टी को, वो पंचायती इलेक्शंस में जनरली उसी पार्टी को ही मत मिलते हैं और उसके बहुमत आते हैं।
परंतु उड़ीसा में उसका विपरीत हुआ। 2014 में नवीन सरकार चौथी बार फिर से आई और 2014 में केंद्र में भी सरकार परिवर्तन हुई, परंतु 2017 में जो इलेक्शंस आए उस समय में उड़ीसा में जो एक तरह से कहेंगे कि ग्राउंड स्वेल और बहुत सारे जगह में भाजपा को बहुमत मिलके वहाँ पे भाजपा के काबिज है जो जिला इकाई, तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिफलन भाजपा के संगठन में भी उसका देखने के लिए मिलता है और वहाँ पे भाजपा के संगठन और मजबूत हुए। और स्थानीय इकाई चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहले भाजपा को ये कहा जाता था कि पश्चिम उड़ीसा तक सीमित है, परंतु पहली बार 2017 में ऐसा हुआ कि पूर्व उड़ीसा में जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पे बीजेडी का जिसको गढ़ माना जाता है वहाँ पे भी भाजपा को सफलता मिली और उससे काफ़ी सारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से तैयार हुए होंगे और उससे संगठन को भी भाजपा ने जो संगठनिक रूप से वहाँ पे काम किया है वो पिछले 2 वर्ष में और मजबूती से वहाँ पे संगठन भाजपा की खड़ी हुई है और इसीलिए उसका प्रतिफलन इस बार के इलेक्शंस में जरूर दिखेंगे, क्योंकि उसके बाद भाजपा को एक मोमेंटम मिला है। पहले भाजपा को ये कहा जाता था और मुझे याद है बीजू पटनायक जी ने एक बार कहा था कि ये साइन बोर्ड पार्टी है। बीजू पटनायक जी जब थे जीवित थे तो उन्होंने कहा था कि साइन बोर्ड पार्टी, परंतु उसके बाद भाजपा के जिस तरह से जनाधार बढ़ा है, हो सकता है 2000 से 2009 में जो कोएलिशन का एरा था और उसके बाद जिस तरह से 2009 और 14 का परिणाम आया, भाजपा का अगर वोट आंकड़े देखेंगे तो बढ़ता ही नजर आ रहा है और 2017 में 32% वोट पूरे उड़ीसा में मिले भाजपा को और उसका निश्चित रूप से रिफ्लेक्शन इस बार के इलेक्शंस में 2019 के इलेक्शंस में देखी जाएंगी। और जहाँ जहाँ भाजपा ने अच्छा वहाँ प्रदर्शन किया और जहाँ पे नहीं भी किया, मान लीजिए जहाँ पे सेकंड नंबर पे भी रहे हैं, वहाँ पे भाजपा को निश्चित रूप से और जनाधार बढ़ती हुई नजर आई है पिछले 2 साल में और उसका फल भाजपा को मिलते हुए ऐसे मुझे लगता है। यथेश, क्योंकि ओडिशा आमतौर पर बीजेडी और कांग्रेस के बीच हम लड़ाई देखते थे, लेकिन 2009 के बाद धीरे धीरे करके जब भाजपा बढ़ रही है या कांग्रेस कमज़ोर होती नज़र आ रही है, इसकी बड़ी वजह क्या और क्या इस बार जो लड़ाई है वो कांग्रेस उससे बाहर खड़ी नज़र आ रही है और अगर कांग्रेस बाहर खड़ी होती है तो कहीं इसका फ़ायदा बीजेडी की बजाय बीजेपी या बीजेडी किसकी तरफ जो उनका वोट है, जो उनका जनाधार है, वो कहाँ की तरफ स्विंग और क्यों करेगा? देखिए, एक बात तो हमें अक्रॉस स्टेट समझनी पड़ेगी। पहले एक समय बसपा के वोट बैंक के बारे में कहा जाता था कि वो ट्रांसफर नहीं होता या ये, भाजपा के वोट बैंक के बारे में आप आज ज़्यादातर जो जगह देखेंगे वो कांस्टेंट रहता है, बाकी फैक्टर बदलते रहते हैं। इसलिए अगर वो जंप लेते हैं तो सस्टेन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता अगर पार्टी के आधार पर देखी जाए तो अपने वोट बैंक को जो एक बार जुड़ा उसकी एस्पिरेशंस को, उसकी आकांक्षाओं को निभा के ले जाने का मादा एक पार्टी में दिखाई देता है तो वो भाजपा है। यही कारण है कि जो 2014 के लोकसभा चुनाव में 21 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट मिली थी, मगर पंचायत चुनावों में जो जंप आई वो 10 गुना की एक उछाल थी। उस 10 गुना उछाल के साथ ही ये वाली बात जोड़नी चाहिए कि 10 गुना उछाल के साथ ही जब जिला परिषद के चुनाव थे तो 21% का वोट जब 32% जाता है तो उसमें फिर आप ऐड कर रहे हैं 10% का, एक तो 10 गुना की उछाल आप पंचायत में ले रहे हैं, फिर आप वोट प्रतिशत में फिर से जिला पंचायत में आपने 10% का ऐड ऑन किया है। तो ये एक मल्टीपल चीज़ें हैं जो भाजपा के पक्ष में जुड़ रही हैं, इसे हमें ज़रूर समझना पड़ेगा। दूसरा, अभी जो महिलाओं की बात आ रही थी, मैं देख रहा था, महिलाओं की बात बार बार करते हैं, मगर महिला सिर्फ महिलाओं के प्रति अपराध से जुड़ी हुई नहीं है। बहुत कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं जिनकी अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा, मगर सबकॉन्शियस लेवल पर, अवचेतन पर वो मुद्दे हैं। जैसे नगड़ा गांव में 19 बच्चों की मौत हुई थी, घर में बच्चा मरे तो महिलाओं के जो वीडियोज चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया होती है, उनका जो वेदना है वो कैसे आती है। इसके अलावा मलकानगिरी में 100 बच्चों की जापानी इंसेफेलाइटिस से मौत हुई, उसकी किसी ने चर्चा नहीं करी इस तरीके से। साथ ही एक और बात है कि दाना माझी जो शव लेकर 10 किलोमीटर चला था वो एक महिला का, उसकी पत्नी का शव था। ये जो सारी चीज़ें हैं, एक परिवार तंत्र, महिलाओं का भरोसा उठना, अशिक्षा, कुपोषण और चिकित्सा सुविधाएं, ये सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं उसके साथ एक भरोसा जगाने वाले कुछ चेहरे आते हैं तो चीज़ें वैसे ही मल्टीप्लाई होती हैं, जिसे हम प्रतिशत में 10-10% की उछाल के साथ देख रहे हैं। वो सीटों में भी होता है, मत प्रतिशत में भी होता है। जगदीश जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपको चाहूँगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी बनाम राष्ट्रीय पार्टी अगर मैं कहूँ उड़ीसा का चुनाव इस बार, तो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज क्या होगा और क्षेत्रीय पार्टी ने की बीजेडी के लिए आपसे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जो क्षेत्रीय पार्टी का नेता है, जो एक क्षत्रप है उस क्षेत्र का और जिसके साथ लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, उसके प्रशासन की नाकामी को वो कैसे साबित करें।
दिखाना और बात होती है, साबित कैसे करें। और इसीलिए प्रधानमंत्री की सभाओं में और भाजपा के नेताओं की दूसरी सभाओं में भी नवीन पटनायक पर बड़े हमले हो रहे हैं, बड़ी आलोचना उनकी हो रही है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का स्थान लगभग भाजपा ने उड़ीसा में ले लिया है और जो बचा खुचा कांग्रेस का जनाधार है वो उसकी तरफ जाएगा। नवीन बाबू के सामने, चूँकि वो क्षेत्रीय दल के नेता हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जिस डबल इंजन सरकार की बात भाजपा या प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या वो उससे कोई बड़ा वादा, उससे कोई बड़ी चीज़ अपने प्रदेश के लोगों के सामने रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर वो नहीं रख पाए तो वो फेल होंगे, अगर वो रख सकते होंगे तो हो सकता है कि कोई गरीब तबकों के कुछ वोट उनके खाते में जुड़ जाएं। लेकिन अगर वो नहीं रख पाए, उस तरह से इमेजिनेटिव कोई स्कीम सामने नहीं ला पाए और उड़ीसा को और राज्यों की तुलना में आगे ले जाने की कोई ठोस योजना अगर वो नहीं रख पाए सामने लोगों के, तो मुझे लगता है कि उनको नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और ओडिशा की राजनीति, वहाँ के मुद्दे, वहाँ का इतिहास और भविष्य का चुनाव और उसके पीछे की बात क्या और क्यों बनेगी, ये सब कुछ समझाने के लिए फिलहाल जितना ही। कल फिर इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।